गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी किया था। एक नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। NCERT में ये यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन IIT और अगर नीट की बात की जाए तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमें ध्यान रखना है कि हम लोग किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं कि द ब्रांच which deals us with kinetic study of reactions एक ऐसी ब्रांच जो काइनेटिक स्टडी के लिए जानी जाती है, जिसमें हम रिएक्शंस की स्टडी का करते हैं वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए, स्पीड को ध्यान में रखते हुए। जेंटलमैन, मतलब यहाँ पर हमें वेलोसिटी की बात करनी है, काइनेटिक की स्टडी करनी है। अब सबसे पहले पॉइंट ये निकल के आता है कि काइनेटिक के आधार पर हम रिएक्शंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a reaction, velocity of a reaction reactions are classified as रिएक्शंस को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं वेलोसिटी के आधार पे। सबसे पहला टर्म जेंटलमैन आता है इसमें वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस का मतलब ये है कि इनके लिए जो टाइम इंटरवल होगा जेंटलमैन, डेल्टा T इज वेरी लार्ज। जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ही लार्ज होगा, मतलब इनको कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन पे रस्ट का इकट्ठा होना, जिसको आप कोरोजन ऑफ मेटल में पढ़ते हैं, या हम बोल सकते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। इस तरह की रिएक्शंस को हम बहुत ही धीमी, मतलब वेरी स्लो, जिनको आप मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं। रस्टिंग ऑन आयरन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे इन फ्यूचर, Fe2O3.X H2O होता है। तो आयरन पता चला कि आयरन जो है पड़ा हुआ है, तो एकदम से आयरन ख़राब नहीं होता सा, मतलब उस पर रस्टिंग नहीं होती।
मिल्क को भी अगर आप मिल्क से कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो ये कोई 10-15 मिनट का काम नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, मतलब इसमें टाइम इंटरवल वेरी लार्ज है, तो इनको हम वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। इस केस में ध्यान देने वाली बात ये है कि इन केस ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन it is difficult to determine rate of a reaction। रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ही लार्ज है। तो एक्सपेरिमेंटली, भाई रेट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हम रेट को डिस्कस नहीं कर सकते। वेरी स्लो रिएक्शन में एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। जेंटलमैन, फास्ट रिएक्शंस को हम लोग आयोनिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। आयोनिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल होता है। ये सेकेंड्स का मामला होता है, मतलब जो डेल्टा टी होता है is taken in seconds। जो फास्ट रिएक्शंस होती है जेंटलमैन वो सेकेंड्स में ख़त्म हो जाती है। आई थिंक 10⁻⁻12 सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। फास्ट रिएक्शंस को हम आयनिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। आयनिक रिएक्शंस मतलब नॉर्मली आयंस के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम आयनिक रिएक्शंस बोल देते हैं। कई बार हम लैब में कुछ रिएक्शंस कराते हैं और सेकेंड्स में वो रिएक्शंस हो जाती है बहुत ही जल्दी, उनको भी हम, जैसे मान चलो कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि AgCl AgNO3 और NaCl है, तो इसमें AgCl और साथ में NaNO3 बन जाएगा। यू कैन सी दैट कि इसमें आयंस हैं जेंटलमैन, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। तो ये जो आयंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है Ag प्लस Cl माइनस, तो ये AgCl टाइप का, मतलब आप देख रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, तो इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन एसिड बेस के बीच में, एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है साहब? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कास्टिक सोडा की बात की जाए, NaOH और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो सॉल्ट बन जाता है NaCl और साथ में वाटर। तो ये रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होती हैं। इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जेंटलमैन सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो वेलोसिटी के आधार पे हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन की बात कर सकते हैं। इनका भी जो रेट है एक्सपेरिमेंटली rate of fast reaction
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ईजिली फास्ट रिएक्शंस के रेट को भी हम आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो दोनों रिएक्शंस में जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शंस और फास्ट रिएक्शन में रेट को मतलब वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तीसरी कैटेगरी जो आती है उसको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। और इसी को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम इन्हीं रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जेंटलमैन। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्लो रिएक्शंस या जिनको हम मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं, डेल्टा टी इसमें सिग्निफिकेंट होता है, नॉट वेरी लार्ज। यू कैन रिमेंबर डेल्टा टी इज सिग्निफिकेंट। नॉट वेरी लार्ज, ना ही बहुत ज़्यादा, और वेरी स्मॉल। तो एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, ध्यान देना है आपको कि मॉडरेट रिएक्शंस की हमें स्टडी करना है। जैसे मान चलो अमोनियम नाइट्राइड है अपने पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं अमोनियम नाइट्राइड बोलता हूँ। अमोनियम नाइट्राइड, अगर अमोनियम नाइट्राइड को हीट किया जाए, लेक्चर लेते समय मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि अगर आप 11th या 12th में JEE और नीट के लिए केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आप बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो इस तरह की रिएक्शंस को आप ज़रूर याद करें। NH4NO2 को हीट करने पे N2 गैस इवॉल्व होती है और H2O बनता है 2 मोल। जेंटलमैन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है NH4NO2 और ये मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब हम इसके रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और कंपाउंड होता है N2O5 जिसको डिकम्पोज करने पे N2O4 बनता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे N2O4 कई बार लिखा रहता है 2 मोल NO2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। रिमेंबर दैट कि N2O4 इज़ अ डाइमर। जेंटलमैन इनऑर्गेनिक पॉइंट है, N2O4 इज़ अ डाइमर ऑफ NO2। NO2 का एक डाइमर मॉलिक्यूल है जिसको आप N2O4 बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये हम मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जाम्पल सीख रहे हैं जेंटलमैन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रेट के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली मैंने बताई वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरी मैंने बताई फास्ट रिएक्शन, और तीसरी हम लोग सीख रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस rate can be determined easily and conveniently।
इसी में एक एग्जाम्पल और आता है, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस है और 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ 2 मोल अमोनिया गैस बना दी जाए। जेंटलमैन, ये एक गैसियस रिएक्शन है, ध्यान देना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। इसी तरीके से हम लोग सीख सकते हैं कि आपके पास ये ईस्टर है जिसको आप इथाइल एसीटेट बोलते हैं जेंटलमैन। और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएं अगर, तो एसिड और एल्कोहल बन जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है ये। इसमें एसिड और क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। फ्रूटी स्मेल आती है जब इसके वेपर्स बनते हैं किसके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वो N2O5 का डिकम्पोजिशन हो, क्वेश्चंस में बार बार इनका यूज़ किया जाता है, चाहे NH4NO2 का डिकम्पोजिशन हो। तो जेंटलमैन, रेट के आधार पे हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार। वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन जिसमें डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन में हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन मतलब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अब इन फ्यूचर आप जितने भी क्वेश्चंस रेट पे या अदर फैक्टर जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस बिलोंग करेंगे एक ही टाइप को, एक ही कैटेगरी को, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। तो फाइनली हम लोग आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लो कि हमारे पास R2P ये रिएक्टेंट है। हम 2 तरह की बात कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और के लिए हम इस तरह से ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे जेंटलमैन, जैसे जैसे टाइम पास आउट होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, यू कैन सी दैट कि अगर यहाँ पे मैं 2 टाइम लूँ, यहाँ पर ये टाइम T1 लूँ और यहाँ पे ये टाइम T2 लूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने पे टाइम इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने पर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैं मतलब क्या लिख सकता हूँ कि एज टाइम प्रोसीड्स, या बोल सकते हैं इंक्रीजेज, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिक्रीजेज। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब R डिसअपीयर होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं टाइम के साथ, तो आप देखेंगे कि
इनिशियली ये ज़ीरो होगा, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, अगर आप जो है दो टाइम पर, ये t1 टाइम पर और t2 टाइम पर आप स्टडी इसको करें, तो यू कैन सी दैट कि एज द टाइम इंक्रीजेस, जेंटलमैन, एज टाइम increases the concentration of P also increases, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये बात आपको देखनी है कि इसका जो रेट है ये डिसअपियर हो रहा है जेंटलमैन, और ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। साहब जब ये डिसअपियर हो रहा है तो इसीलिए बुक में एनसीईआरटी में लिखा रहता है -dr/dt, या क्या लिखा रहता है, -del/dt। मैं इन टर्म्स को क्लियर कर दूंगा। और इधर लिखा रहता है जेंटलमैन +dp/dt, या क्या लिखा रहता है, +del/p/dt। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है कि टाइम के साथ दोनों में चेंज आ रहा है। टाइम के साथ जेंटलमैन आप लोग इस बात को ध्यान दें कि दोनों में चेंज आ रहा, मतलब जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज कर रहा है साहब, और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। टाइम t=0 पे कुछ भी जो भी होगा वो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेट कर लो A, लेकिन ये तो 0 होगा। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो R का कॉन्सेंट्रेशन कुछ डिक्रीज करेगा, उतना ही ये बनेगा, है ना। बात समझने वाली बात ये है कि हम लोगों ने फंडामेंटल डेफिनीशन क्या बनाई, फंडामेंटल डेफिनीशन क्या बनी जेंटलमैन, कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस start, the change in concentration in per unit time is called rate of reaction sorry, rate of reaction। पर यूनिट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज होगा, मैंने आपको ग्राफ से बता दिया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा, तो इट इज डिनोटेड बाई R, इट इज डिनोटेड बाई R, स्मॉल r से लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, R इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। R इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसमें देखो मैं दो साइन लगा रहा हूँ, एक प्लस और एक माइनस। ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dc/dt। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। रेट के आपने ये दो फॉर्मेट लिखे, सारी बात क्लियर कर लेंगे अभी हम लोग। एक तो साइन वाली बात क्लियर कर लेंगे कि भाई ये साइन क्या बोलने वाला है, और दूसरा डेल और स्मॉल डी वाली बात क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में फंडामेंटल आपको पता रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन जेंटलमैन। अब भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन इन मोल पर लीटर और मोलर इन टाइम इन सेकेंड या मिनट हो सकता है,
या आवर हो सकता है, एटसेट्रा। तो आर की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ आर, वो क्या है कि मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो मोल पर लीटर जेंटलमैन इनटू टाइम इनवर्स। अब टाइम आप जिसमें भी ले रहे हैं ये चेंज होता जाएगा, तो ये यूनिट क्या बन सकती है कि मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स इनटू मिनट इनवर्स, एटसेट्रा। इस तरह की यूनिट हम बना सकते हैं, किसकी, रेट की, क्योंकि टाइम को हम सेकेंड, मिनट, ये इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा कि डिमांड क्या है क्वेश्चंस की, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, लेकिन इन जनरल हम लोग टाइम को किस में ले लेते हैं, सेकेंड्स में ले लेते हैं, स्मॉल यूनिट का ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 लीटर जो होता है ना, वो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, मैंने बताया था, और वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कई बार इस तरह से भी याद रखना है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड इनवर्स, ये भी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, कई जगह लिखी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल का जो सिग्निफिकेंस है, डेल जो बना रहा हूं, वो है एवरेज से, और डी का जो सिग्निफिकेंस है वो है इंस्टेंटेनियस से। मैं क्लियर कर दूं, एवरेज का मतलब डेल्टा टी इज सिग्निफिकेंट, और इसमें मैं बता दूं कि डेल्टा टी टेंस टू 0। जब डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो 0 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा जेंटलमैन, तो मैं डी की बात करूंगा, स्मॉल डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब मैं डेल की बात कर रहा हूँ तो वो एवरेज रेट होगा, मतलब यहीं से क्लियर मैंने कर दिया कि जो रेट होगा वो कितने टाइप का हो जाएगा साहब, 2 टाइप का हो जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि डेल और स्मॉल डी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन वो 2 टाइप से हो जाएगा। एक तो आर एवरेज हो जाएगा, आर एवरेज में कैसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल आर रिएक्टेंट बाई, या फिर प्लस और आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। आर इंस्टेंटेनियस में कैसे लिख सकता हूँ, माइनस डी आर बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 साइन आ रहे हैं, एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। तो माइनस साइन इंडिकेट्स disappearance प्लस साइन indicates appearance।
जेंटलमैन, मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। हम लोग काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और फाइनली हम लोगों ने आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे, कि डेल का मतलब एवरेज से होगा और डी का मतलब इंस्टेंटेनियस से होगा। ये थोड़ा सा टाइम कन्वर्जन ध्यान रखना है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस को लिखते कैसे हैं, इनके ग्राफ की स्टडी कैसे करते हैं, और फर्दर रेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होती है, इन सब की चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी हम लोगों ने शुरू की है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी का जो भी लेक्चर कंप्लीट होता है उससे कई छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, एमसीक्यू, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो आप इस पर फोकस करिएगा और इसको रिवाइज करिएगा।